मैं रफ कर देता हूं और हेडिंग डाल के लिखो चैप्टर नंबर 4। मैं सीधा 4 लिख रहा हूं। नाम क्या है? इसको हम बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। और आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो क्या करते हैं, देखो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब है, इसमें हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? बॉन्ड के बारे में। तो देखो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे बॉन्ड। इसको आप लोग 10th क्लासेस के अंदर में बोला करते थे बंद। ठीक है बेटा, यही करना है अपने को। पर हम लोग अब ना यूज़ करने वाले, बार बार मैं बंद नहीं बोलूँगा, मैं इसको बॉन्ड बोलना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए वैसे मेरे ख्याल से। चलो तो शुरू कर लेते हैं बेटा। क्या करना है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा ही दिख रहा हूँ। यहाँ हट जाता हूँ। देखो यहाँ बस तो आ रहा है, थोड़ा सा और इधर करना पड़ेगा लगता है, क्योंकि मेरे चेहरा ना दब जाता है। फेस नहीं, फ्लैश लाइट नहीं, मतलब बाहर हो जाता हूँ ना यहाँ लिखते टाइम में। देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड किसको बोलते हैं। तो इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो बॉन्ड का सिंपल मतलब होता है मॉलिक्यूल्स के बीच या एटम्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। या मैं सिंपल बोलूँ, किन्हीं दो स्पीसीज में क्या हो सकते हैं? वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो मैं सिंपल सी दो चीज़ लिखना पसंद करूंगा, एक ए और प्लस बी। इन दोनों अभी क्या करता हूं, ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, इन दोनों एटम्स को मैं क्या करूंगा? पास लाने की कोशिश करूंगा। जैसे जब ये एटम और ये एटम्स या ये मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स जब बहुत दूर दूर होंगे तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे इन दोनों को मैं एक दूसरे के क्लोज लाने की कोशिश करता हूं तो ए और बी के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है, और इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग नाम दे देते हैं बॉन्ड। अब बोलोगे अट्रैक्शन फोर्स क्या है? तो अट्रैक्शन फोर्स का मीनिंग होता है आकर्षण बल। ठीक है, अब ये अट्रैक्शन फोर्स डेवलप क्यों होता है या किस तरह से होता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा कैसे बेटा। एटम्स ए को मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिएगा, ये मेरा न्यूक्लियस है और इसको मैं एटम्स ए बोल रहा हूं। मान लेते हैं कि इस एटम्स के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब हाइड्रोजन के जैसे हैं। तो मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दी है। ठीक है, बात मानते हो? क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, जिसको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगा कि ये जब इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड घूमते रहता है, मतलब जब एटम ए का, एटम ऐसे बोल सकता हूँ कि एटम ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स में होता है। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा अट्रैक्ट होता है? न्यूक्लियस के द्वारा। इसी तरह से मैं दूसरे एटम्स को भी ले लेता हूं और उस एटम को मैं बोलूंगा एटम्स बी। जैसे ये एटम बी है, इसमें भी मैं बोल रहा हूं कि एक ही इलेक्ट्रॉन्स है बाय द चांसेस, ऐसे करके। अब क्या करना है बेटा, बताओ। इस केसेस के अंदर में भी इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्शन फोर्स में होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये एटम एक दूसरे से ही बहुत दूर दूर है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों एटम को एक दूसरे के क्लोज लाने की कोशिश करूंगा। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, इन एटम को धीरे धीरे पास लाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे जैसे मैं पास लाने की कोशिश करूंगा तो यहां पर दो केसेस हो सकते हैं। देखो कैसे, ये मैंने बनाया, ये न्यूक्लियस हुआ और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन्स हो गया। थोड़ा सा और पास बना लेता हूं मैं कुछ इस तरह से। ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ का ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो पहले तो बहुत दूर दूर थे, तो ना ये एटम इसके साथ अट्रैक्ट हो रहा था, ना ही रिपल भी नहीं हो रहा था, कुछ मतलब ही नहीं था, लेना देना नहीं था। लेकिन जैसे मैं एक दूसरे के पास लाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स में होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन भी अपने अट्रैक्शन फोर्स में होगा। लेकिन एक बात और होगी, बताओ, ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है। क्या ये नेगेटिव चार्ज इस न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? भाई नेगेटिव चार्ज, इसको क्या पता है मेरा न्यूक्लियस है किसी और का नहीं, उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। इसको पॉजिटिव चार्ज कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से। इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा? इस न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तब की बात है जब आप इन दोनों एटम को क्लोज ले आओगे, तब की बात है। ठीक है, इसी तरह से बताओ, ये इलेक्ट्रॉन्स भी इस न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देगा। बात को मानते हो ना?
तो इन्हीं दोनों अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स का या इन दोनों इलेक्ट्रॉन का अपोजिट न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होने के कारण दोनों एटम के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है, और इसी अट्रैक्शन फोर्स को हमने क्या नाम दे रखा है, उसे हम बॉन्ड नाम देते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको बॉन्ड का डेफिनेशन लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और यहां पर से वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले लिख लेते। तो हेडिंग डालो बेटा बॉन्ड करके। क्या लिखोगे बॉन्ड के बारे में? तो लिखना किन्हीं दो स्पीसीज या दो एटम्स के बीच, किन्हीं दो स्पीसीज या एटम्स के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को बॉन्ड कहते हैं। लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स को बॉन्ड कहते हैं। ठीक है? अच्छा, अब देखो ये तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या है मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले तो मैं ये बोला, ये बात बताओ बेटा कि जब हमने दोनों एटम्स को एक दूसरे के क्लोज लाया तो ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हुआ था, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हुआ था, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो गया। लेकिन बताओ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस भी तो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो मतलब न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और रिपल्सन अगर होता तो बताओ क्या ये दोनों एटम एक दूसरे के पास आ पाते, क्या अट्रैक्ट हो पाते? तो फिर मैंने कैसे बोल दिया? तो ध्यान रखिएगा कि जब मैं एक एटम को दूसरे एटम के क्लोज लाता हूं तो वहां पर अट्रैक्शन फोर्स के साथ साथ एक रिपल्सन फोर्स भी काम करता है। लेकिन रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट होता है रिपल्सन फोर्स के ऊपर, मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है रिपल्सन फोर्स के कंपेयर में। इस वजह से दोनों मॉलिक्यूल्स के या दोनों स्पीसीज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बेटा, कि अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है वो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट होता है या ग्रेटर होता है किसके कंपेयर में, रिपल्सन के कंपेयर में। इस वजह से दोनों एटम्स के बीच में एक बॉन्ड या एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो पाता है। ठीक है? तो पहले ये कॉपी करो, एक नोट में नोट लिख देंगे बेटा कि अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स दोनों एक साथ काम करता है, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट होता है ओवर द रिपल्सन फोर्स। एक बार करो, इस कॉपी डायग्राम को बनाओ, फिर आपको मैं बताता हूं। देखो भाई, मैंने ये बोला कि आपने अट्रैक्शन फोर्स को बॉन्ड बोल के रखते, यही बोला हूं ना। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि सारे अट्रैक्शन फोर्स को क्या मैं बॉन्ड बोल सकता हूं? तो इसका आंसर आता है नो। तो हेडिंग डाल के लिखो, क्या लिखोगे बेटा, क्या सभी अट्रैक्शन फोर्स को बॉन्ड बोला जा सकता है? तो आप आंसर लिखोगे नो। क्या सभी अट्रैक्शन फोर्स, हाँ बेटा क्या बोल रही है? नोट अभी लिखो, लिखो, अब जो लिखवा रहा हूं लिखते जाओ। क्या सभी अट्रैक्शन फोर्स को बॉन्ड कह सकते हैं? तो इसका आंसर क्या लिखोगे? नो। ठीक है? अब देखो हम किसको, अच्छा सभी अट्रैक्शन फोर्स को, सॉरी बेटा ऐसे लिखना, क्वेश्चन ये था कि सभी अट्रैक्शन फोर्स को केमिकल बॉन्ड बोल सकते हैं कि नहीं, ये लिखना था एक्चुअली में। हाँ वापस लिखो, क्या लिखोगे, केमिकल बॉन्ड। जहाँ पर मैंने बॉन्ड लिखवाया वहाँ पर आपको केवल केमिकल बॉन्ड लिखना है, क्योंकि हम लोग पढ़ना किसके बारे में, केमिकल बॉन्ड्स के बारे में। तो इसका भी आंसर आएगा नो। ठीक है? अब देखो एक प्रॉब्लम आया कि हम किस किस अट्रैक्शन फोर्स को या कैसे अट्रैक्शन फोर्स को केमिकल बॉन्ड बोलेंगे, उससे डिफाइन करने के लिए हमको एक चीज़ जानना पड़ेगा और उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। देखो कैसे समझाते हैं यहाँ पर। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ बॉन्ड एनर्जी, और आप हेडिंग भी डाल लो बॉन्ड एनर्जी। और ये बॉन्ड एनर्जी को हम लोग हिंदी में बोलना पसंद करेंगे बंध ऊर्जा। अब देखो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ
कि भाई एक एटम्स ए था और एक एटम्स बी था, दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया है। अब मैं क्या करूं, इस बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करने की कोशिश करूं तो मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी जरूरत पड़ेगी। जैसे आप सिंपल सुन लो क्या करना बेटा, दो पेन लो अभी अपने पास में, और आपने बाल में जो चोटी में वो रबर बांधे हो ना वो निकालो, और दोनों पेन को क्या करो, ऐसे करके लपेट दो रबर से। अब उसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो बंड तो बन गया दोनों के बीच में, अट्रैक्शन फोर्स आ गया है। अब उसको अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूं तो एनर्जी लगेगा। तो किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, या मैं कह दूं जो एनर्जी जरूरत पड़ती है, उस एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बेस पर हम डिफाइन कर लेंगे कि कौन कौन से बॉन्ड को हम केमिकल बॉन्ड कहना पसंद करेंगे। तो हेडिंग डालो बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। क्या लिखो, डाल चुके हो ना हेडिंग? तो लिखो बेटा, आप लोग लिखिएगा कि किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। इसकी यूनिट होती है किलो कैलोरी पर मोल, या फिर वो कैलोरी पर मोल भी दे सकता है, वो उसकी मर्जी है। ये हो सकता है बेटा, या किलो जूल भी दे सकता है, जूल पर मोल भी दे सकता है। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, पर इसका जनरली इसका यूनिट होता है किलो कैलोरी पर मोल या कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो आप इसे लिख लो, इसकी यूनिट होती है किलो कैलोरी पर मोल। अब हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि किसको हम केमिकल बॉन्ड बोलेंगे और किसको हम केमिकल बॉन्ड नहीं बोलेंगे। इतना तो क्लियर है ना? अच्छा, हाँ भाई, दोनों किलो कैलोरी पर मोल बेटा, और ये कैलोरी दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। किलो के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। वन किलो मतलब 1000 होता है ना। अच्छा ठीक है। अब देखो बेटा क्या करने वाले हैं हम लोग, इस बॉन्ड को डिवाइड करने वाले होंगे, और इस बॉन्ड को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। देखिएगा कैसे। ऐसे कोई भी बॉन्ड जिसको ब्रेक करने के लिए, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वे बॉन्ड जिसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा BE, इसका मतलब क्या है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, क्या है? हाँ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग नहीं बोलोगे, बॉन्ड एनर्जी है ये, झक लियो। हाँ, तो बॉन्ड एनर्जी, अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी या किसी भी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी अगर कम होता है 7 किलो कैलोरी पर मोल से, तो उसको हम लोग नाम दे देंगे कौन सा बॉन्ड, दैट इज, इसको हम बोलेंगे वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स। वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे वैन डर वाल अट्रैक्शन बल, आकर्षण बल, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है। क्या बोलोगे अगर आपको डिफाइन करने बोल दे कि वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स बोलते किसको, तो आप सिंपल बोलना कि वह बॉन्ड जिसे ब्रेक करने के लिए 7 किलो कैलोरी पर मोल से कम एनर्जी की रिक्वायर होती है, उसे हम लोग वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स बोल देते हैं। लेकिन ऐसा बॉन्ड जिसको ब्रेक करने के लिए, या मैं ऐसे बोल दूं कि बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू 7 से लेकर के 42 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस बॉन्ड को हम लोग नाम दे देते हैं कौन सा बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम लोग बोल देते हैं, 1 मिनट मुझे देखना पड़ेगा, थोड़ा सा बोलेंगे गवर्नमेंट टीचर को आता फिर, अच्छा इसको एडिट करना पड़ेगा ना, 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा भूल गया हूँ। हाँ, पर यूनिट है ना, पर मोल बोलते हैं उसको। हाँ बेटा, हाँ, जिसकी 7 से 42 होगा उसको हम लोग बोलेंगे H बॉन्ड, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं?
हाइड्रोजन बॉन्ड, तो H का मतलब हाइड्रोजन होता है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ऐसा बॉन्ड जिसको ब्रेक करने के लिए बॉन्ड एनर्जी की जरूरत पड़े ग्रेटर देन कितना बेटा, ग्रेटर, यहाँ पर तो ग्रेटर हो गया, लेस होगा ये, लेस, यहाँ पर ग्रेटर कितना जरूरत पड़े, ये 42 किलो कैलोरी पर मोल से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, उस एनर्जी को हम लोग नहीं, उस बॉन्ड को हम लोग नाम देंगे क्या, केमिकल बॉन्ड। तो ये है बेटा, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, केमिकल बॉन्ड। तो ये सिंपल सा एक तरीका था कि आप केमिकल बॉन्ड किसको बोलोगे, केवल उसी को बोलोगे जिसको ब्रेक करने के लिए हमें 42 किलो कैलोरी पर मोल से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्टकट में बता दिया हूँ, आप इसे कॉपी भी कर लो। और दूसरी बात ये, नहीं हुआ अभी तक कॉपी, अरे इतनी धीरे मत करो भाई, थोड़ी स्पीड करो। हाँ बेटा, अब देखो क्या करने वाले होंगे, इतना तो मैं आपको समझा दिया हूँ मेरे ख्याल से। अब यहाँ बस एक प्रॉब्लम आता है कि केमिकल बॉन्ड तो हमने समझ गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म क्यों होते हैं। तो क्वेश्चन आता है वाई द स्पीसीज या एटम्स बॉन्ड फॉर्म करते हैं, मतलब क्यों एटम्स या मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाते हैं। तो क्वेश्चंस लिखो, इसका आंसर अभी मैं आपको देने वाला हूँगा। तो लिखिए, इंग्लिश में लिखवाओ हिंदी में, वाई मॉलिक्यूल्स फॉर्म बॉन्ड, और फिर आप इसे लिख सकते हैं वाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड। आप लिखोगे क्यों एटम्स या मॉलिक्यूल्स, लिखो क्यों एटम्स या मॉलिक्यूल्स बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्यों एटम्स या मॉलिक्यूल्स बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो इसको समझाने के लिए एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट रूल। और ये ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में या बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। देखो मैं रिपीट कर देता हूं, मैं क्या बोलता हूं। बैलेंस सेल तो आपको मैं पहले बता चुका हूँगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बता दिया हूं, तो मैं ये बोल रहा हूं, फिर से बताऊंगा, जिन्होंने क्लास छूट गया होगा, जिसको रिकॉर्डेड मिलने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से बताऊंगा। पर सुन लो, ये रूल ये कहता है बेटा कि कोई भी एटम्स अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या अपने अष्टक को पूरा करने के लिए एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब हुआ कि ये जो मैंने ऑक्टेट लिखा है, इस ऑक्टेट का मीनिंग क्या है। तो ऑक्टेट का मीनिंग होता है 8। 8 का मतलब क्या, 8। इसका मतलब क्या है बेटा कि इसके बैलेंस सेल में एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, और अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो नहीं, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, और अगर नहीं है तो वो बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे ऑक्टेट रूल। इसका आंसर ये है ऑक्टेट रूल। क्या बेटा, इसका आंसर लिखोगे क्या, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। आंसर लिख लो, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। हो गया, अब हेडिंग डाल लो बेटा ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। और यहां से इस बार क्वेश्चंस भी आया था वैसे क्वार्टरली एग्जाम के अंदर में, पर कोई दिक्कत नहीं है, कर लिए। हेडिंग डाले ऑक्टेट रूल। अब देखो बेटा, ऑक्टेट रूल के बारे में बता दिया कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यह ऑक्टेट रूल का नियम है। तो लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी एटम को स्टेबलाइज्ड होने के लिए या स्थायी होने के लिए, किसी एटम को स्थायी होने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में, उसके आउटर मोस्ट सेल ब्रैकेट में लिख सकते हो बैलेंस सेल, बैलेंस सेल में
8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आउटर मोस्ट सेल या ब्रैकेट के अंदर वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लिख लिया बेटा। अब देखो कैसे, अब यहां पर प्रॉब्लम आता है। देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं भाई। पहले बॉन्ड क्यों बनते हैं, फिर क्या बॉन्ड को हम सबको केमिकल बॉन्ड बोल सकते हैं, उसका भी आंसर मैंने बताया। फिर केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं, उसका रीजन ऑक्टेट रूल है। अब ऑक्टेट रूल में एक नया टर्म्स आया होगा, बैलेंस सेल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखो कैसे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग, दैट इज वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। ठीक है, और इसी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे बेटा संयोजी कोष, शायद मेरे ख्याल से संयोजी कोष ही बोलते हैं। हाँ, बहुत बच्चे इस बार क्वेश्चन क्या पूछा था, संयोजी इलेक्ट्रॉन एवं संयोजकता, कुछ क्वेश्चन पूछा था ना, वो यहीं का टॉपिक्स था। अभी मैं आपको बता दूंगा लाइक क्या होता है। तो सबसे पहले बैलेंस सेल देखते हैं क्या होता है, और इसी के साथ साथ हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी पढ़ लेंगे। तो चलो देखो, मैं एक डायग्राम बनाता हूं। मैंने पिछले क्लासेस के अंदर में आप लोगों को एटम का स्ट्रक्चर बनाने या एटॉमिक स्ट्रक्चर सिखाया है। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूं बेटा, उसके बाद हमने ट्रिक्स भी है, ट्रिक्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स हैं हमारे पास। ठीक है, पर कोशिश करेंगे। देखो क्या करता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ सबसे पहले हाइड्रोजन का बनाने की एटॉमिक स्ट्रक्चर। कितने हैं इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन से, तो ऐसे लिख सकता हूँ। अब बताओ बेटा, इसका सबसे बाहर में कौन सा सेल है, यही वाली सेल है ना, तो इसी सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट सेल। और इसी सेल को हम लोग और क्या नाम देते हैं, बैलेंस सेल। अच्छा ये बताओ बेटा, आउटर मोस्ट सेल के अंदर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जितने बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन टोटल इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो बताओ यहां पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में इक्वल टू 1 लिख सकता हूं। आगे चलते हैं, नाइट्रोजन का बनाते हैं, एटॉमिक नंबर कितने, एटॉमिक स्ट्रक्चर बताओ, पहले ऑर्बिट के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स, बाहर वाले में हो गया 3 4 5 हो गया बेटा। अब बताओ ये वाला भाई तो अंदर साइड दिख रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इनर सेल। और ये तो हमारा भाईजान बाहर दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल मतलब सबसे बाहरी वाला कक्ष। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोल देते हैं बैलेंस सेल। तो चलो इसको मैं लिख रहा हूं बैलेंस सेल, और इसी बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस सेल कौन सा हो गई, सेकंड वाला ऑर्बिट। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अगर 5 है तो क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहां पास हो जाएगा 5। तारिक सर की फोन है, बता रहे थे बेटा बैलेंस सेल कितने, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो ये बात आपको समझ में आ गया। देखो अगर आपको ऐसे तरीका का भी पहचानना है तो आपको मैं एक सिंपल तरीका बता, ट्रिक्स बता देता हूँ। उस ट्रिक्स के द्वारा आप आसानी से पहचान लोगे कि इसमें बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन वो एस के लिए और पी के लिए। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का हमारे पास तरीका है, बहुत अच्छा ट्रिक्स है, वो मैं लिखवाऊंगा। लेकिन बताओ इतना आपको क्लियर हुआ ना। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना और एक और हेडिंग लिख लेते बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। पहले डायग्राम बनाओ। अच्छा इसके बारे में लिखोगे, बैलेंस सेल किसको बोलते हैं। अच्छा कोई कोई बच्चे नहीं लिखे होंगे ना, बैलेंस सेल किसे कहते हैं? हाँ तो लिख लो बैलेंस सेल के आगे में लिखना किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल को बैलेंस सेल कहते हैं। किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल को बैलेंस सेल कहते हैं। हो गया। अच्छा आगे लिख लेना बेटा हेड डाल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर इस डायग्राम को आप बनाइएगा। पहले एक और हेडिंग डाल लो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स,
और इसमें क्या लिखोगे, वैलेंस सेल में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लिखो, वैलेंस सेल में प्रेजेंट टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या को बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब देखना हम ट्रिक्स आपको सिखाएंगे, दमदार ट्रिक्स, मतलब कुछ सेकंड के अंदर में निकाल दोगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हाँ, ये डायग्राम बनाओ, हालांकि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पर फिर भी हम आपको बता देते हैं ऐसे। लेकिन उसके लिए आपको पीरियडिक टेबल याद होना चाहिए। मैं बोला था याद करके आना, मैं बस पूछा नहीं, लेकिन याद तो करे होगे क्योंकि डरते तो बहुत हो। ठीक है, सो डायग्राम बनाओ भाई, और डायग्राम समझाऊंगा, ठीक है, वो नोट लिख लेंगे बाद में। पहले देखो अब क्या करना बेटा, ट्रिक्स देखो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स है, एकदम कुछ सेकंडों के अंदर निकाल दोगे। ऐसा भी होता है, क्या बोलोगे, आप तो काउंट करते थे ना, पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओ, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा मेथड है। देखो क्या करना है, तो बेटा सबसे पहले मैं ट्रिक निकालता हूं यहां पास, देखिएगा कैसे। ट्रिक ओहो फॉर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और कैसे करना है आपको, देखो पहले नंबर 1 ट्रिक्स फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद आप चेक करके देखेंगे कि सही में जो ट्रिक्स बनाया वो काम कर रहा है कि नहीं। हालांकि मैं 2-3 साल से पढ़ा रहा हूं तो काम तो करेगा ही करेगा। सिंपल सा बेटा, आप क्या करो, एस ब्लॉक के लिए अगर आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन करना चाहते हो तो आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू होता है देयर ग्रुप नंबर। मतलब कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ग्रुप नंबर होगा वही उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। चेक करके देखते हैं, ठीक है। बताओ हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया था, 1। कौन सा ग्रुप का है, 1 का है ना। इसका मतलब 100% ट्रिक सही है, ठीक है बेटा। तो चेक करके देखते हैं फॉर हाइड्रोजन, पहले फॉर हाइड्रोजन के लिए बताओ ग्रुप नंबर हाइड्रोजन का कितना है, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, बताओ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, क्या है, ग्रुप नंबर ना। ग्रुप नंबर कितनी है, 1। कितना आ चुका है, सोडियम का चेक करते हैं। सोडियम कौन सा ग्रुप का है, कौन सा, फर्स्ट ग्रुप का है। तो बताओ क्या होगा बेटा, सोडियम, इसका ग्रुप नंबर कौन सा है, 1। तो बताओ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, वाह इतना स्पीड, वेरी गुड। चेक करके देख लेते हैं, आपको विश्वास तो नहीं होगा मैं जान रहा हूं फिर भी चेक करके देखेंगे, विश्वास हो तो चेक करके देख सोडियम का, ठीक है बेटा। कितना एटॉमिक नंबर, चेक करके देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाइए जरा। तो ये 2 हो जाएगा बेटा, कितने, 8, ठीक है। और लास्ट में कितने हो जाएगा, कितने आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस सेल। और कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गया, कितने सेकंड में बता दोगे, मैं बताया था ना इस ट्रिक्स के द्वारा। अब पी ब्लॉक ही बताएंगे, उसका भी ट्रिक्स है। चलो उसके लिए आपको भाई आना चाहिए, जोड़ घटाव आने चाहिए, क्या चीज़ ऐड करने और सब्सट्रैक्ट करने। जिसको नहीं आता वो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इतना उसके लिए गिनती आनी चाहिए, इसके लिए तो आपको गिनती आनी चाहिए। वैसे गिनती आती है ना, काउंटिंग, हाँ तब तो ठीक है। चलो कॉपी करो, क्या बोल रही बेटा, इस वजह से। तो बेटा ध्यान से देखो कैसे, ये तो मैंने एस ब्लॉक के लिए आपको ट्रिक सिखाई है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्या, कि पी ब्लॉक का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल पाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर पी ब्लॉक्स एलिमेंट, और पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए फॉर्मूला है बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है ग्रुप नंबर, और उसको माइनस कर देना है 10 से, तो क्या निकल जाएगा उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके लिए आपको बोला था ना कि आपको घटाव आना चाहिए मतलब कि सब्सट्रैक्ट करने आना चाहिए, तो ये आना चाहिए भाई। जिसको नहीं आता वो नहीं कर पाएंगे। किसको नहीं आता, हाथ खड़ा कर दो जरा। अच्छा सबको आता है ना।
अच्छा बेटा चेक करके देखते हैं मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैं फ्लोरीन का चेक करता हूँ। फ्लोरीन का बेटा ये ग्रुप नंबर कौन सा है, तो आप निकालो, इसका ग्रुप नंबर है बेटा 17। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या बेटा, ग्रुप नंबर क्या है 17 माइनस 10 कितना आ चुका है। चेक करके देखते हैं कि मैं जो बताया हूँ वो सही है कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लो। देखो है सही है, कंफर्म कर लिए भाई। कैसे करोगे, 2 8 और ये 7 यही आएगा ना, कर लिए। खरगर की कहानी है। अब किसी का भी कर लो, नाइट्रोजन करके देखते हैं, नाइट्रोजन कर लो। सुन लो, नाइट्रोजन ग्रुप नंबर क्या है बेटा, ग्रुप नंबर 15। तो बताओ कितना हो जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या बेटा 17 माइनस नहीं, ग्रुप नंबर क्या है 15 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ चुका है, यहाँ पास आ गया 5। चेक करके देखो सही है कि नहीं है। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मतलब मुझे भी आती है कुछ केमिस्ट्री। ठीक है तब ठीक है भाई, ये करना है आपको। इसके लिए आपको ग्रुप नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको पीरियडिक टेबल को ग्रुप वाइज याद करवाया था। मैंने ऐसे नहीं याद करवाए थे पीरियड वाइज, हमने ग्रुप वाइज याद करवाया था। उसका रीज़न क्या था कि कहीं ना कहीं हमको हेल्पफुल होगा। और सारे एलिमेंट्स के, जैसे कि 15 ग्रुप के कोई भी एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, आर्सेनिक जो भी आते हैं, इस सारे के सारे लोगों की वही मेथड होगी। तो ये कॉपी कर लो, फिर आगे हम लोग चल लेंगे। अभी देखो मैंने बॉन्ड को ना, केमिकल बॉन्ड भी 3 टाइप्स के होते हैं, वो मैं डिवाइड नहीं करवाऊँ, इसके जस्ट बात करवाने वाला हूँ। क्योंकि मैंने बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिखा दिया है, अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, इसको आप लुईस बिंदु संरचना बोला करते हैं 9th क्लास के अंदर में, पर उसको मैं स्टाइल मारने के लिए क्या बोल देता हूँ, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर लेवाइस, इसको लेवाइस ही बोलते हैं, नहीं लेवाइस नहीं बोलते, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है बेटा, देखो क्या किया था इन्होंने, बहुत सिंपल सा मेथड किया था। जिनको बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आता है वो आसानी से बना पाएंगे। इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले एटम की बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करी, और उस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम के चारों ओर उन्होंने एक डॉट डॉट स्ट्रक्चर से डिनोट कर दिया। उसको हम लोग बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। मैं रिपीट करता हूँ, मैं क्या बोला, मैं ये बोला बेटा कि सबसे पहले आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को उस एटम के चारों ओर डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर देना है। इस मेथड को हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो पहले लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। लिखो, लिखना, इस नियम के अनुसार, या इस विधि में लिख सकते हो, इस मेथड में, इस मेथड में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, इस मेथड में बैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम के चारों ओर या एटम के अराउंड, आप जो भी लिख लो, एटम के अराउंड डॉट डॉट करके रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है बेटा, चलो देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या है। फॉर एग्जाम्पल्स हम छोटे से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। तो अभी आपको मैं बताया हूँ कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर में 1। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ H लिखना है, और एक इलेक्ट्रॉन को इसके एटम के चारों ओर कहीं पर भी, एक है तो एक ही लिखोगे, तो मैंने एक रिप्रेजेंट कर दिया है। यही हाइड्रोजन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहलाएगा। सिमिलरली दूसरा चलते हैं, जैसे मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर कार्बन का करते हैं। ठीक है, कार्बन 14 ग्रुप का है बेटा, कितना होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन
14 ग्रुप का है मतलब 14 है मतलब 4 होगा ना। तो कैसे करेंगे देखो, ये इसके पे लिख लेते हैं, कार्बन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आता है और फिर निकाल के देखना तो ये आएगा बेटा 4। और इसका अगर मैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो मुझे कुछ नहीं करना है, कार्बन लिखना है और इसके चारों साइड 1 2 3 एंड 4 ऐसे ऐसे कर देना। तो ये क्या कहलाएगा उसका, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। कोई प्रॉब्लम्स? आगे चलते हैं। जैसे बताओ नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5। तो कैसे करना है बेटा, ध्यान से देखना। पहले हम 4 अलग अलग कॉर्नर में करेंगे, इधर इधर इधर, अब फिर रिपीट कर देंगे ऐसे करके। 5 हो गए ना, ये क्या कहलाएगा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं, ऑक्सीजन का करते हैं। बताओ ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप, 16, और 16 का मतलब कितना, 6। तो मतलब कैसे करेंगे बेटा, ऑक्सीजन और पहले हम 6 है तो मतलब करना है तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैं आपको आगे फ्लोरीन भी निकलवा दूंगा। अब मैं क्लोरीन निकालता हूँ। इसका बताओ कौन सा ग्रुप का है, 17। 17 का मतलब 7। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है मेरे बच्चों 7। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7। क्या गिनती सिखा रहा हूँ ना मैं ऐसे तो 1 2 3, वाह। पर ये काउंटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरे ख्याल से आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब इसमें काम की बात सुनो ध्यान से बेटा, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो अनपेयर्ड दिख रहे होंगे। अनपेयर्ड मतलब सिंगल सिंगल दिखाई दे रहे होंगे, जैसे ये यहाँ पर भी देखो सारे के सारे क्या है, सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, लेकिन यहाँ पर बेटा डबल दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं पेयर्ड बोल सकता हूँ क्या, पेयर्ड मतलब जोड़ा बोल सकते हैं ना। और ये क्या है, अनपेयर्ड। अब ध्यान से देखिएगा, आपको करना कुछ भी नहीं है। ये जो आपको पेयर्ड दिखाई दे रहे हैं ना, इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नाम देते हैं लोन पेयर, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है मतलब विथआउट पेयर्ड हैं, जैसे सिंगल सिंगल सिंगल, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, इसे हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो ये दो चीज और यहां पर टर्म्स आ गई, लोन पेयर एवं बॉन्ड पेयर। अब बताओ यहां पर कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं। तो यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा एलपी। एलपी का मतलब कि लॉलीपॉप कहा भाई, कितने, 2 लोन पेयर। और बीपी का मतलब बोरोप्लस, क्या है, बिलासपुर, कितने हैं, तो यहाँ पास 2 हैं। बहुत बच्चे यहाँ पास गड़बड़ करते हैं कि लोन पेयर में जैसे बोलता हूँ तो वो बोलते हैं 4 हैं, 4 इलेक्ट्रॉन से बेटा, पेयर्ड कितने हैं, 2 ही है ना। तो लोन पेयर यहाँ 2 है। यहाँ बताओगे जरा बताओ, यहाँ पास लॉलीपॉप कितने हैं, 3, और बीपी 1। समझ में आ गई। तो मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में आपको जानकारी दे दिया गया है। तो सबसे पहली बात आप क्या लिखोगे कि देखो, अब एक बार ध्यान से देखना, इसमें केमिकल बॉन्ड के अंदर में जो लोन पेयर होते हैं, जो लोन पेयर हैं, वो कभी कभी बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कभी नहीं भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। लेकिन ये जो बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं, ये ऑलवेज और ऑलवेज, हमेशा और हमेशा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं एक पॉइंट यहां से ये भी लिखवा सकता हूं कि बॉन्ड पेयर वे होते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जनरली, पर कभी कभी वो करते भी हैं। वो देख लेंगे कब करते हैं, पर ज्यादातर केसेस के अंदर में नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट और पहले डायग्राम बना लो आप, उसके बाद में आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों की डेफिनेशन लिखवा दूंगा। एकदम क्लियर होना ना, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं। आगे डेफिनेशन लिखिएगा आप लोग, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का डेफिनेशन। सबसे पहले लिखो बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, हाँ, तो लिखिएगा कि वे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं,
जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें बॉन्ड पेयर कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा लिखो लोन पेयर। तो लोन पेयर किसको बोलते हैं भाई? जो जनरली बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। जनरली, पर ऐसा नहीं होता कि नहीं करते, कभी कभी वो करते भी हैं, पर जनरली नहीं करते हैं। तो लिखिए वे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एवं पेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं, जोड़ों में प्रेजेंट होते हैं, एवं पेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बॉन्ड पेयर कहते हैं। उन्हें लोन पेयर कहते हैं, एलपी। ठीक है, चलो कुछ मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको आपको करना पड़ेगा। इसको मैं रफ करता हूँ बेटा, और फिर हम लोग मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें आपको केवल इतना निकालना है कि इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं। देखो, एक और तरीका है, आपको क्या करना है बेटा, एक और तरीका, बहुत सारे तरीके, पर मैं आपको सिखाता हूँ बॉन्ड पेयर लोन पेयर तरीका कैसे कैलकुलेट, और तरीका कैसे कर सकते हैं। जिनको ऐसे में कोई दिक्कत आ रहा है, लेविस डॉट डिस्टेंस बनाना नहीं जान रहे हैं, तो उनको एक दूसरा मेथड है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के द्वारा भी आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकाल सकते हो। जैसे इधर देखो क्या करने वाले हैं, जैसे मैं नाइट्रोजन का निकालता हूँ, नाइट्रोजन का 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लो 1s2, यहाँ पर 2s2, और ये हो जाएगा 2p3, यही होता है ना बेटा। अब देखो, ये तो बैलेंस सेल हैं, ये क्या हैं? बैलेंस सेल। और अगर इस बैलेंस सेल में आप बोलोगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और आपने बोला है कि बताओ कितने, 3 and 2 5 हुआ ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स, और 5 होते भी हैं। अब इसको क्या करो, ऑर्बिटल में फिल कर डालो। तो पहले फिल करते हैं, देखो केवल आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही फिल करना है भाई, सबको नहीं करना है। बैलेंस कौन कौन है बैलेंस इलेक्ट्रॉन में? ये वाली और ये वाली। कैसे पता चला भाई? ये सेकंड ऑर्बिट में है ना, ये पहला वाला है, पहला मतलब कि अंदर की ओर होगा, बाहर की ओर कौन से होंगे? सेकंड वाले। अगर 3 होता तो 3 वाले होते। समझ में आया ना? अब क्या करना है, देखो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन से बेटा? 2, इसमें करो 1 2 3। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स तो मेरे ख्याल से पेयर्ड में दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोल के रखे हैं? लोन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा? अनपेयर्ड, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल के रखे हैं? बॉन्ड पेयर। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जिनको ऑर्बिटल बनाने आता है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने आता है, वो इस मेथड के द्वारा भी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। आगे आपको मैं क्या लिखवाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, करते हैं आगे। ये तो हो गया, क्वेश्चंस लिखो, फाइंड द क्वेश्चंस लिखो। हाँ, ये डायग्राम मैं समझा रहा था, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको करना है। तो क्या करना है बेटा? फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ फॉलोइंग्स। हिंदी में बोलूं तो बोल सकता हूं कि निम्न में से आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करना है। तो चलो मैं यहां पर निकालता हूं, पहले ऑप्शन दे देता हूं बेटा, या ए दे देता हूं। ए में आपको निकालना है सोडियम के अंदर में कितने लोन पेयर हैं एंड कितने बॉन्ड पेयर हैं। बी के अंदर में आपको दिखाना है कितने नंबर ऑफ लोन पेयर हैं। जैसे मैं दे देता हूं यहाँ पर एल्युमिनियम, यहाँ पर मैं सी दे देता हूं, और सी के अंदर में मैं क्या दे रहा हूं? दैट इज़ फॉस्फोरस। यहाँ पर क्या निकाल देते हैं? दैट इज़ डी ऑप्शन। और डी ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 1 2 लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। ये 1 लिख लो, ये 2 लिख लो, ये 3 लिख लो, और ये 4 लिख लो। और इसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? मुझे आपको फ्लोरीन के अंदर में, मैंने क्लोरीन निकाला था ना, आपको फ्लोरीन के अंदर में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मुझे बताना है। एक और दे देते हैं, हालांकि 2, इतना करके दिखाओ जरा,
निकालने आना चाहिए भाई, इसी में आपको निकालना है। आप ग्रुप नंबर पीछे वाले कॉपी से देख सकते हो, जो मैंने जो पढ़ा रखा है, आराम से देखने कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर लिख देना है। सिंपल सी मेथड है। देखो ऐसे बोल रहे हो ना आप, सुनो, सोडियम का पहले ग्रुप नंबर चेक करो, ग्रुप नंबर 1 है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, क्योंकि एस ब्लॉक का है ना, तो ये 1 हो गया। 1 का मतलब क्या करेंगे बेटा, 1 का मतलब क्या करना है आपको, सोडियम, और इसमें क्या करना है, तो मतलब कि कितना आ गया, तो लिखो लोन पेयर आ जाएगा, नहीं लोन पेयर 0 और यहाँ पास बॉन्ड पेयर कितने 1, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आगे दूसरा कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर से। देखिए इधर वाला करते हैं एल्यूमिनियम्स वाला, तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा मेथड है। एल्यूमिनियम्स का ग्रुप नंबर क्या बेटा 13 का मतलब पी ब्लॉक है, और पी ब्लॉक है मतलब ग्रुप नंबर -10 होगा। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कितना आ जाएगा 3, मतलब लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा 1 2 एंड 3, यही बनेगा ना। चेक करके देखो लोन पेयर कितने हैं, अच्छा लोन पेयर 0, वेरी गुड। और बताओ बॉन्ड पेयर कितने हैं, वेरी गुड। अच्छा आगे चेक करो किसका बेटा, फास्फोरस, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर है बेटा ये 15 का मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे 5, डॉट स्ट्रक्चर 4 हो गए और ये 5 हो गया, तो कितने दिखाई दे रहे हैं, बॉन्ड पेयर तो दिखाई दे रहे हैं 3 एंड लोन पेयर हो गया। फ्लोरीन ग्रुप नंबर क्या है बेटा, इसका चेक कर लेते हैं, तो ये इसका ग्रुप नंबर है 17, इसका मतलब कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7। बात को मानते हो, अच्छा लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 3 तो मुझे लोन पेयर दिखाई दे रहा है, एक बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहा है। सिंपल लिख सकते हैं लोन पेयर कितने, बीपी कितने, वेरी गुड। यही आपको कैलकुलेट, आंसर मैच करो, जिसका मैच नहीं हुआ अपने आप को एक झापड़ मारो, हाँ जिसका मैच नहीं हो रहा अपने आप को मारना भाई।